बाद वो बटा जैसे शुरू कुछ वापस ही पर कर दे। नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले समास, और ये समास को आज हम बेहतरीन तरीके से साधारण और एकदम से सिंपल ट्रिक के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, समास की। समास सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समास की परिभाषा कि समास किसे कहते हैं। तो समास है शब्द सम प्लस आस के योग से बना है। समास शब्द है ये सम प्लस आस के योग से बना है। किसके योग से बना है? समास शब्द ये सम प्लस आस के योग से बना है। यहां पर सम का अर्थ होता है समीप। सम का अर्थ क्या होता है? समीप। और आस का अर्थ होता है बैठना। सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। अब देखो, समास और संधि के अंतर्गत जो भेद है वो किसका भेद है? जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि में हमें संधि के अंतर्गत है दो वर्णों के मेल होता है। किसका वर्णन होता है? दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों के मेल से किसी एक वर्ण में या फिर दोनों में कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है तो वहां पर क्या मानी जाती है? वहां पर संधि मानी जाती है। लेकिन समास के अंतर्गत दो पदों का मेल होता है। किसका मेल होता है? समास के अंतर्गत दो पदों का मेल होता है। दो पदों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। और समास का जो विलोम होता है, समास का विलोम कभी भी विग्रह नहीं होता है। समास का विलोम कभी भी विग्रह नहीं होता है। समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। और संधि का जो विलोम माना जाता है, किसका विलोम? संधि का जो विलोम होता है, संधि का विलोम विच्छेद कभी भी नहीं होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है और समास का जो विलोम होता है व्यास होता है। समास के अंतर्गत किसका मेल होता है? समास के अंतर्गत दो पदों का मेल होता है और संधि के अंतर्गत दो वर्णों का मेल होता है। इतना फर्क होता है। तो समास जो शब्द है ये सम प्लस आस के योग से बना है। सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात पहली परिभाषा हमारे सामने निकल के आती है कि दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों का पास पास आकर बैठ जाना। दो या दो से अधिक पदों का पास पास आकर बैठ जाना। पास पास आकर बैठ जाना। दो या दो से अधिक पदों का पास पास आकर बैठ जाना समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का पास पास आकर बैठ जाना। एक परिभाषा दोस्तों यहां पर तैयार है कि समास शब्द है वो सम प्लस आस के योग से बना है। सम का अर्थ समीप और आस का मतलब बैठना। समास में किसका मेल होता है? समास में दोस्तों पदों का मेल होता है। कितने पदों का? दो पद भी हो सकते हैं और दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो परिभाषा क्या निकल गई? पहली परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से
अधिक पदों का समीप या पास, सम का मतलब समीप या पास है, पास पास या समीप आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न बनता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, और ये प्रश्न यहां से पूछा भी जा चुका है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ये संक्षिप्तीकरण शब्द है, ये संक्षिप्त से बना है और संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो यहां पर एक और परिभाषा निकल के आ रही है कि अर्थात किसी बड़े कथन को, अर्थात किसी बड़े कथन को, किसी बड़े कथन को संक्षिप्त या छोटा कर देना समास कहलाता है। संक्षिप्त या छोटा कर देना, किसी बड़े कथन को संक्षिप्त या छोटा कर देना समास कहलाता है। दोस्तों दो प्रकार की परिभाषा हमारे सामने निकल के आ गई और यहां से प्रश्न भी पूछा गया पहले एग्जाम में कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षिप्तीकरण शब्द ये संक्षिप्त से बना है और संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। अर्थात किसी बड़े कथन को संक्षिप्त या छोटा कर देना भी क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और इसके साथ में सामान्य परिभाषा हम 6वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। सामान्यतः दो या दो से, सामान्यतः दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो तीन प्रकार की परिभाषा निकल के आई है। समास शब्द सम प्लस आस के योग से बना है। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास सम प्लस आस के योग से बना है। सम का मतलब समीप या पास पास में, आस का मतलब बैठना। दो या दो से अधिक पदों का पास पास आकर बैठ जाना समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात किसी बड़े कथन को संक्षिप्त या छोटा कर देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और सामान्य परिभाषा हम पढ़ते आ रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार, इसमें एक पद राजा है और दूसरा पद कुमार है। तो ये अलग अलग है, ये बड़ा कथन है और इस बड़े कथन को क्या कर दिया? हमने संक्षिप्त कर दिया। सामासिक पद क्या बना? राजकुमार। सामासिक पद क्या बना? राजकुमार। तो यहां पर अलग अलग दो पद और दोनों को हमने पास पास में कर दिया, समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। ये बड़ा कथन था, इसको हमने क्या कर दिया? संक्षिप्त या छोटा कर देना। किसी बड़े कथन को संक्षिप्त या छोटा कर देना। ये बड़ा कथन था, हमने क्या किया? इसको संक्षिप्त कर दिया, समास कहला दिया। इसमें दो या दो से, सामान्य परिभाषा पड़ी कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। राजा का कुमार, राजकुमार। जैसे एक और उदाहरण लिखता हूं, जैसे मधु एकत्र, मधु एकत्र करने वाली, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। इसमें दो या दो से अधिक पद है, क्या कहलाती है? सामासिक पद क्या बना?
मधुमक्खी। क्या बन गया? मधुमक्खी। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समास की जो परिभाषा है वो आपको सबको आसानी के साथ में समझ में आई होगी। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं समास विग्रह। समास विग्रह। समास विग्रह। तो किसी भी सामासिक पद को, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग कर देना। विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग अलग कर देना। अर्थात किसी भी सामासिक पद को, किसी भी सामासिक पद को, किसी भी सामासिक, समास से बना हुआ पद है वो सामासिक पद कहलाता है। किसी भी सामासिक पद को अलग अलग कर देना, किसी भी सामासिक पद को अलग अलग कर देना, किसी भी सामासिक पद को अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। किसी भी सामासिक पद को अलग अलग कर देना, समास से बना हुआ पद सामासिक पद कहलाता है, और किसी भी सामासिक पद को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। दोस्तों, समास विग्रह करते समय हमें एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी होती है, और नजर हटी और दुर्घटना घटी, थोड़ी सी भी पदों के अंतर्गत समास विग्रह करते समय या फिर सामासिक पद बनाते समय थोड़ी सी भी चूक हो जाती है। चूक होने के बाद में सामासिक पद में या फिर समास विग्रह में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि या फिर गलती हो जाती है। तो एक बात का विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है, और वो किस बात का ध्यान रखना है कि समास विग्रह करते समय, क्या करते समय? समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय यथासंभव, जहां तक संभव हो सके वहां तक, समास विग्रह करते समय यथासंभव मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। समास विग्रह करते समय यथासंभव मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। मूल शब्दों के पर्यायवाची, मूल शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, मूल शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आई? ध्यान से सुनिए। किसी भी सामासिक पद को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। और समास विग्रह में हमें एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, और ये विशेष बात क्या है कि समास विग्रह करते समय यथासंभव किसका प्रयोग किया जाता है? यथासंभव
मूल शब्दों का, सामासिक पद में दिए हुए जो शब्द होते हैं केवल उनका ही प्रयोग किया जाता है। मूल शब्दों के पर्यायवाची शब्द और पर्यायवाची के साथ में जो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखोगे। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण भी लिखता हूं, समास विग्रह। जैसे हमें प्रश्न पूछेगा और प्रश्न पूछेगा कि हस्तलिखित हस्तलिखित पद का, हस्तलिखित पद का सही समास विग्रह है। हस्तलिखित पद का सही समास विग्रह है। यहां पर सबसे पहला विकल्प देगा हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। दूसरा विकल्प हमें पढ़ने को मिलेगा हस्त से लिखित। ठीक है। तीसरा विकल्प हाथ के द्वारा लिखित। और चौथा विकल्प मिल सकता है हस्त के द्वारा लिखित। हस्त के द्वारा लिखित। हस्तलिखित पद का सही समास विग्रह है। तो यहां पर हमने नियम पढ़ा है कि समास विग्रह करते समय सामासिक पद में जो शब्द लिखे हुए मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। एक हस्त लिखा हुआ है, एक लिखित लिखा हुआ है। मूल शब्दों के पर्यायवाची हस्त का हाथ होता है, समानार्थी हाथ। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला विकल्प जब परीक्षा में हमें यह देखने को मिलता है कि हस्तलिखित का सही समास विग्रह क्या है, तो पहला हाथ से लिखित। हम आगे वाले तीन विकल्प पढ़ते ही नहीं है, आगे वाले तीन विकल्प पढ़ते ही नहीं है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, तब हमारा सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, हस्त से लिखित। हस्त से लिखित। उसी प्रकार में एक और प्रश्न देता हूं। एक और प्रश्न लिखते हैं, देखो प्रश्न। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी पद का सही समास विग्रह है। सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी पद का सही समास विग्रह है। विकल्प क्या मिलेगा, विकल्प में हमें मिल सकता है विकल्प में पहला विकल्प हमें मिल सकता है पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पटरी पर चलने वाली गाड़ी। दूसरा विकल्प हमें मिल सकता है रेल से, रेल से चलने वाली गाड़ी। रेल से चलने वाली गाड़ी।
तीसरा विकल्प हमें मिल सकता है रेल पर चलने वाली गाड़ी, और चौथा विकल्प मिल सकता है रेल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, रेल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। ठीक है, रेल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी पद का सही समास विग्रह सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी पद का सही समास विग्रह है। तो यहां पर दो पद दिए हुए, एक रेल दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, गाड़ी दिया हुआ है। इस नियम के अनुसार हमें मूल शब्दों का ही प्रयोग करना है, मूल शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। पहले लिखा हुआ पटरी पर चलने वाली गाड़ी, आज तक ये सुनता है कि रेल पटरी पर आती है। किस पर आती है, रेल पटरी पर आती है, रेल पटरी से उतर गई, ये सुनने को मिला है। तो पहला ही विकल्प यदि हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन विशेष तौर पे ध्यान रखोगे कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमारा सही विकल्प है रेलगाड़ी देखना है, तो रेल से चलने वाली गाड़ी रेल से नहीं चलती है, रेल यानी पटरी पर चलती है, तो यह भी मिलता जुलता विकल्प दे दिया। लेकिन तीसरा विकल्प हमें यहां पर पढ़ने को मिलता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। किस पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। यह तीसरा विकल्प हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो समास विग्रह करते समय हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि सामासिक पदों का समास विग्रह करते समय मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, उनके पर्यायवाची शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार समास और समास विग्रह दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। और अब अध्ययन करते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने माने जाते हैं। ठीक है, अब संस्कृत व्याकरण में और हिंदी व्याकरण में थोड़ा बहुत हमें अंतर देखने को मिल सकता है। संस्कृत के अंतर्गत क्या होता है कि समास के जो भेद होते हैं वो चार ही माने जाते हैं। समास के भेद कितने माने जाते हैं, चार ही माने जाते हैं। कर्मधारी और कर्मधारय के साथ में जो द्विगु समास है उन दोनों का भी द्वितीय पद प्रदान होता है, इसलिए उन दोनों पदों को किसमें शामिल कर दिया जाता है, तत्पुरुष समास के ही अन्य भेद मान लिए जाते हैं। अब तत्पुरुष समास के अन्य भेद मान लिए जाते हैं तो चार ही भेद माने जाते हैं। लेकिन हिंदी में समास के कुल कितने भेद माने जाते हैं, हिंदी भाषा में समास के कुल 6 भेद माने जाते हैं। 6 में सबसे पहला है अविभाव समास। अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा हम पढ़ेंगे द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास।
और कर्मधारय के साथ में छठवां दोस्तों हम पढ़ेंगे बहुवीरी समास। समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। 6 में पहला अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और कर्मधारय के साथ में जो लास्ट वाला पढ़ेंगे वो बहुवीरी समास। अब समास में 2 प्रकार के प्रश्न, कौन सा समास है या फिर कोई भी सामासिक पद देगा, उस सामासिक पद का हमें समास विग्रह करना है। सबसे पहली बात, हमें 6 समास है, इन 6 समास की पहचान याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्य जो होगा वो पहचान के अनुसार ही होगा और सामासिक पद भी उस पहचान के अनुसार ही मिलेंगे। तो 6 में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अविभाव समास की, अविभाव समास की। और सबसे पहले अविभाव समास की पहचान की चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे पद मिलेंगे जिनमें अविभाव समास माना जाएगा। तो अविभाव समास के अंतर्गत पहली जो बात है, ये पहली पहचान निकल के आती है कि अविभाव समास में पहला पद, सामासिक पद में जो पहला पद होता है, यह पहला पद अव्यय माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला पद अव्यय होता है। तो इस समास का पहला पद, पहली पहचान निकल की बात है कि इस समास का प्रथम पद, इस समास का प्रथम पद कोई उपसर्ग, इस समास का प्रथम पद कोई उपसर्ग या इस समास का प्रथम पद कोई उपसर्ग या अव्यय शब्द होता है। ठीक है, या तो उपसर्ग होता है या फिर अव्यय शब्द होता है। इसका पुरुष लिंग और वचन बदलने के बाद में ऐसे अव्यय शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अव्यय शब्द कहलाता है। यदि प्रथम पद उपसर्ग और अव्यय होता है तो सीधी सी बात याद रखनी है कि अविभाव समास का, यानी इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास का पहला पद, इस समास का यानी अविभाव समास का, इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास का पहला पद का अर्थ, प्रधान का मतलब ये होता है कि इस पद की मुख्य क्रिया होती है। प्रधान पद वही होता है जिसकी मुख्य क्रिया होती है। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा अस्तित्व होता है वो पहले पद का ही होता है। पहले पद में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, तभी उसकी प्रधानता वहां पर देखी जाती है। इसके अलावा इस समास की, अविभाव समास की तीसरी पहचान निकल के आती है कि यदि किसी सामासिक पद में, यदि किसी सामासिक पद में, यदि किसी सामासिक पद में एक ही पद की आवर्ती हो रही हो, आवर्ती का मतलब दोहराव, एक पद 2 बार एक ही प्रकार से लिखा गया हो, एक ही पद की आवर्ती हो रही हो, एक ही पद की आवर्ती हो रही हो, तो वहां अविभाव समास माना जाता है। तो वहां अविभाव समास माना जाता है। अविभाव समास माना जाता है। और चौथी पहचान निकल के आती है कि
इस समास के सामासिक पदों का जब विग्रह कार्य करेंगे तो विग्रह कार्य कैसे करेंगे? तो इस समास का, इस समास के सामासिक पदों का, इस समास के सामासिक पदों का विग्रह कार्य, इस समास के सामासिक पदों का विग्रह कार्य उपसर्ग और जो पर अव्यय शब्द है, उपसर्ग एवं अव्यय, उपसर्ग एवं अव्यय शब्दों के अर्थ के अनुसार किया जाता है। अर्थ के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अविभाव समास, इस समास का पहला पद यानी प्रथम पद या तो उपसर्ग होता है और या अव्यय शब्द होता है। पहला पद उपसर्ग अव्यय होता है तो इस समास का पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद क्या माना जाता है? प्रधान। और प्रधान पद उसे कहते हैं जिसकी मुख्य क्रिया होती है। तीसरी पहचान है, यदि किसी सामासिक पद में एक ही शब्द की आवर्ती यानी बार बार दोहराव किया जा रहा हो तो भी वहां पर अविभाव समास ही माना जाता है। और अविभाव समास से बने हुए जितने भी सामासिक पद है उनका विग्रह कार्य करेंगे तो उपसर्ग और अव्यय शब्द है, उपसर्ग और अव्यय शब्द का जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे अर्थ के अनुसार ही समास विग्रह किया जाता है। और समास विग्रह करते समय सबसे पहले पहला पद प्रधान है तो विग्रह कार्य करते समय क्या करेंगे? विग्रह कार्य करते समय क्या करेंगे? सबसे पहले मूल शब्द या मूल पद को लिखेंगे। सबसे पहले मूल पद को लिखेंगे और मूल पद के बाद में उपसर्ग और अव्यय शब्द का जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को मूल पद के आगे लिख दिया जाएगा। सामासिक पदों के अंतर्गत अविभाव समास का विग्रह कार्य करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों इस मूल पद को लिख देंगे और मूल पद के बाद में उपसर्ग और अव्यय शब्दों का जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को क्या कर देंगे? उस अर्थ को उस मूल पद के आगे लिख देंगे। जैसे चर्चा करते हैं और जितने भी समास पढ़ेंगे सारे समासों को हम एक नियम के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर? एक नियम के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे पहला नियम, पहला नियम अविभाव समास का नियम संख्या 1। अविभाव समास का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि बे उपसर्ग, बे, ला, नी, निर और निस, ये सारे के सारे उपसर्ग है कि किसी भी सामासिक पद में, पहला नियम कहता है कि किसी भी सामासिक पद में बे, ला, नी, निर, निस उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? निर उपसर्ग होते हैं। निर, निस उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग होते हैं तो वहां पर सदैव यानी हमेशा सदैव अविभाव समास ही माना जाता है। वहां पर सदैव अविभाव समास ही माना जाता है। किसी भी सामासिक पद के प्रथम पद में बे, ला, नी, निर, निस, और अभी हमने पढ़ा कि उपसर्ग का प्रयोग किस सामासिक पद में, किस समास में किया जाता है? तो अविभाव समास में किया जाता है। उपसर्ग लगे हुए तो वहां पर अविभाव समास ही माना जाता है। और विग्रह कार्य करेंगे तो विग्रह कार्य करते समय कोई भी सामासिक पद में ये उपसर्ग लगे हुए
तो उसमें से जो मूल शब्द है या फिर मूल पद है, मूल पद या मूल शब्द है, वो लिख देंगे। और लिखने के बाद में इनका जो अर्थ निकलता है, इन सभी का अर्थ से रहित, से रहित या फिर के बिना होता है। इन सभी का अर्थ क्या होता है? या तो से रहित या फिर के बिना होता है, जिसको यहां पर लिख दिया जाता है। सबसे पहले मूल शब्द, और मूल शब्द के पास में उपसर्ग और अव्यय शब्दों का जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थ के अनुसार इनका समास विग्रह कर दिया जाता है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं बेईमान, बेईमान। बे तो उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है इसमें? ईमान। तो मूल शब्द को पहले लिखेंगे क्योंकि पहला पद फरदान होता है, उसके बाद में उनका जो भी अर्थ निकलता है तो बे, ला, नी, निर, निस उपसर्गों का अर्थ से रहित या के बिना ही लिखा जाता है। तो बेईमान, ईमान से रहित, समास विग्रह क्या हो जाएगा? ईमान से रहित या फिर ईमान के बिना। तो दोनों विग्रह एक साथ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एक ही पूछा जाएगा, लेकिन तरीका दोनों हो सकते हैं, ईमान से रहित या फिर ईमान के बिना। बेईमान, बेदाग, बेदाग, बेवजह, बेचैन, बेवफा। सब में बे ही उपसर्ग है। बेदाग में मूल शब्द, दाग तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह। दाग से रहित हो जाएगा। बेवजह, मूल शब्द क्या है दोस्तों? वजह के बिना या वजह से रहित। ठीक उसी प्रकार बेचैन, चैन से रहित, चैन यानी आराम, चैन खो गया, कुछ तो हो गया, बेचैन। चैन से रहित। बेवफा, वफा से रहित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वफा के बिना या फिर वफा से रहित। बात समझ में आ रही? बे, ला, नी, निर, निस उपसर्ग होने पर सदैव कौन सा समास? अविभाव समास। विग्रह कार्य करते समय मूल शब्द लिखेंगे और विग्रह कार्य उपसर्ग और अव्यय शब्दों के अर्थ के अनुसार किया जाता है। तो इन पांचों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इन पांचों का अर्थ से रहित या के बिना ही होता है। तो सबसे पहले मूल शब्द, और मूल शब्द के बाद में क्या लिख दिया जाता है? इनका जो भी अर्थ है वो सीधा सीधा इनके आगे लिख दिया जाता है। जैसे ला उपसर्ग से लावारिस, लाजवाब, लापरवाह, लापरवाह। लावारिस विग्रह क्या हो जाएगा? वारिस के बिना, वारिस से रहित, या क्या हो जाएगा? वारिस के बिना। वारिस के बिना। लाजवाब, जवाब से रहित। लाजवाब का क्या हो जाएगा? जवाब से रहित। जवाब से रहित या जवाब के बिना। लापरवाह, क्या हो जाएगा? परवाह के बिना या फिर परवाह से रहित। बे, ला, नी।
लावारिस, वारिस से रहित, लाजवाब, जवाब से रहित, इसके अलावा लापरवाह, परवाह से रहित। यदि मैं लिखूं लाइलाज, लाइलाज, तो क्या हो जाएगा? लाइलाज, मूल शब्द इसमें इलाज है, इलाज से रहित या इलाज के बिना। इलाज से रहित या फिर क्या हो जाएगा? इलाज के बिना। इसके अलावा और उदाहरणों की चर्चा करते हैं। नी और नी, निर और निस। अब देखो, जैसे निश्चिंत, इस निश्चिंत में मूल शब्द चिंता है, और निस जिसमें तालव्य से हो, निस में तालव्य से, तालव्य से हो, या फिर मूर्धन्य से, तालव्य और मूर्धन्य से दोनों होता है, तो वहां पर उपसर्ग में लगने वाला से हमेशा दंते से ही होता है। ठीक है, तो यहां पर तालव्य से लगा हुआ है तो भी दंते में ही बदलेगा। निश्चिंत, मूल शब्द चिंता है। मूल शब्द क्या है? चिंता है। मूल शब्द चिंता है, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? चिंता से रहित। निश्चिंत, चिंता से रहित। यदि मैं यहां पर निकला हूं निष्फल, 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 क्या हो जाएगा? फल से रहित। निष्फल, फल से रहित। मैं लिखूं निष्पाप, निष्पाप, पाप से रहित। पाप से रहित। यदि नी उपसर्ग लिखता हूं, नी धड़क, क्या हो जाएगा? धड़क यानी धड़कन। धड़क से रहित। यदि मैं लिखूं नीडर, क्या हो जाएगा समास विग्रह? डर से रहित। नीडर, डर से रहित। निर्विकार, निरुपसर्ग हो जाएगा। निर्विकार, समास विग्रह, विकार से रहित। विकार से रहित। निर्विकार, विकार से रहित। मैं यहां पर लिखता हूं निराकार, तो निरुपसर्ग मूल शब्द आकार है, समास विग्रह हो जाएगा आकार के बिना। या आकार से रहित। मैं यहां पर लिखता हूं निर्जल, निर्जल,
निर्जल, क्या हो जाएगा? जल से रहित। निर्जल का क्या हो जाएगा? जल से रहित। निर्विकार, विकार से रहित, निराकार, आकार से रहित, निर्जल लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? जल से रहित हो जाएगा। यदि मैं नीरस लिखता हूं, क्या लिखता हूं? नीरस, नीरस, मात्रा बड़ी आएगी दोस्तों इसमें। नीरस, निर प्लस रस, तो समास विग्रह हो जाएगा रस से रहित। रस से रहित। यदि मैं लिखता हूं नीरव, रव आवाज को कहते हैं नीरव, तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह। रव, रव यानी आवाज। मूल शब्दों का ही प्रयोग करना है तो आवाज तो लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने कोष्टक में लिख दिया नीरव, रव से रहित। निरंतर, समास विग्रह क्या हो जाएगा? रंदर, रोम छिद्र, रंदर से रहित। यदि मैं लिखता हूं निरपराध, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? अपराध से रहित। किससे रहित? अपराध से रहित। तो यहां पर हमें विशेष एक ही बात याद रखनी है, अविभाव समास का पहला नियम। और पहला नियम पढ़ा कि बे, ला, नी, निर, निस, 5 उपसर्ग पढ़े। कितने? 5 उपसर्ग पढ़े। बे, ला, नी, निर, निस उपसर्ग होने पर सदैव कौन सा समास माना जाएगा? सदैव अविभाव समास ही माना जाएगा। और विग्रह कार्य करते समय मूल पद लिखेंगे और इसके अलावा इन 5 का जो भी अर्थ निकलता है, 5 का अर्थ के बिना या फिर से रहित लिख दिया जाता है। इस प्रकार अविभाव समास का ये एक नियम पूरा हो गया। इसके अलावा भी नियम है, उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस पहले नियम को देखिए। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं, अविभाव समास का नियम संख्या 2। दूसरा नियम कहता है कि आ उपसर्ग होने पर, कौन सा उपसर्ग होने पर? आ उपसर्ग होने पर किसी भी सामासिक पद में सबसे पहले आ उपसर्ग जुड़ा हुआ रहता है तो वहां पर सदैव अविभाव समास ही माना जाता है। कौन सा समास माना जाता है? आ उपसर्ग होने पर अविभाव समास ही माना जाता है, अविभाव समास माना जाता है। विग्रह कार्य करते समय वही पहले वाली स्थिति, पहले मूल शब्द को लिखेंगे। सामासिक पद में आ उपसर्ग से बना हुआ कोई भी पद है उसमें मूल शब्द या पद है उसको लिखेंगे और उसके बाद में जो आ का अर्थ तक होता है, आ का अर्थ क्या निकल के आता है? तक निकल के आता है। तो आ उपसर्ग होने पर सदैव अविभाव समास ही माना जाता है। विग्रह कार्य करते समय सबसे पहले मूल शब्द या मूल पद को लिखेंगे और मूल पद को लिखने के बाद में आ का जो भी अर्थ निकल के आता है तो आ का अर्थ तक ग्रहण किया जाता है। मूल पद के बाद में क्या लिख देंगे दोस्तों? तक लिख देंगे। जैसे
आजीवन लिखता हूं मैं इधर, आजीवन, मूल शब्द जीवन है, समास विग्रह क्या हो जाएगा? जीवन रहने तक, आजीवन, आमरण, उपसर्ग मरण तक, समास विग्रह क्या हो जाएगा? मरण तक। ठीक उसी प्रकार मैं आजीवन लिखता हूं, आजीवन तो आ गया सर, आजन्म लिखता हूं, आजन्म, आकंठ लिखूं, आकंठ, आपाद मस्तक लिखता हूं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपाद मस्तक। या फिर मैं आसेतु हिमाचल लिखता हूं, आसेतु हिमाचल लिखता हूं। सभी में आई उपसर्ग, विग्रह कार्य करते समय मूल शब्द और मूल शब्द के आगे तक लिख देंगे। आजन्म, जन्म रहने तक, कब तक? जन्म रहने तक। आकंठ, कहां तक? कंठ तक। आपाद, पाद पैर, तो मस्तक से लेकर क्या हो जाएगा? पैर तक हो जाएगा। मस्तक से लेकर पाद, पर्यायवाची नहीं लिख सकते। आ सेतु हिमाचल, हिमाचल से लेकर सेतुबद्ध किसको कहा गया दोस्तों? रामेश्वर को कहा गया। हिमाचल से लेकर सेतुबद्ध, हिमाचल से लेकर सेतुबद्ध तक। तो आ उपसर्ग होने पर भी हमेशा कौन सा समास माना जाता है? हमेशा अविभाव समास ही माना जाता है। लेकिन इस दूसरे नियम में भी एक विशेष तथ्य निकल के आता है, और विशेष तथ्य हमें याद रखना है। यहां पर यह प्रश्न रिट की एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यदि आ उपसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? आ उपसर्ग के स्थान पर इसे आ उपसर्ग के स्थान पर यावत शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका प्रयोग कर जाता है? यावत शब्द का, यावत शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो भी अविभाव समास ही माना जाता है। आ उपसर्ग के स्थान पर यावत शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो भी कौन सा समास? तो भी अविभाव समास ही माना जाता है। और ये प्रश्न रिट में पूछा भी जा चुका, जैसे आजीवन लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आजीवन लिखा हुआ है। अब यावत शब्द का प्रयोग करने के बाद में भी विग्रह कार्य तो आ उपसर्ग के अनुसार होगा, यावत का अर्थ भी तक ही रखा जाएगा। तो जैसे आजीवन लिखा हुआ है, यहां पर आ की जगह में यावत जोड़ देता हूं, यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन। यावत जीवन शब्द में तय और द की संधि का नियम चलता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। और तय और द में यदि हलंत तय और द के बाद में, हलंत तय और द के बाद में यदि जय लिखा हुआ है तो तय और द किस में बदल जाएगा? हलंत जय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? हलंत जय में बदल जाएगा। तो हलंत यदि जय में इस यावत जीवन को बदल देते हैं तो इसका यावत जीवन या फिर
याव जीवन भी लिख सकते हैं। तय हलंत जय में बदल जाता है तो याव जीवन, या फिर यावत जीवन भी लिख सकते हैं। और इनका समास विग्रह आ उपसर्ग के अनुसार किया जाता है तो इसका समास विग्रह भी क्या हो जाएगा, जीवन रहने तक। जीवन, यावत जीवन या फिर यावत जीवन। समास विग्रह आ उपसर्ग के अनुसार किया जाता है तो आ उपसर्ग के जितने भी पद लिखे हुए इनके पहले यदि यावत शब्द जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों यावत शब्द लिखने के बावजूद भी इसमें कौन सा समास होगा, अविभाव समास ही माना जाता है। और इसका जो विग्रह कार्य है वो विग्रह कार्य भी आ उपसर्ग के अनुसार ही किया जाता है। तो यहां पर हमने दो नियम पढ़ लिए। दूसरा नियम एक बार फिर से बता रहा हूं कि आ उपसर्ग किसी भी सामासिक पद में, किसी भी सामासिक पद में आ उपसर्ग लिखा हुआ रहता है तो हमेशा अविभाव समास ही माना जाता है। विग्रह कार्य करते समय सबसे पहले मूल शब्द या फिर मूल पद को लिखेंगे और उसके बाद में उस उपसर्ग का जो अर्थ, आ का अर्थ तक निकलता है तो सबसे अंत में क्या कर देंगे, तक कर देंगे। इसके बाद में हम तीसरे नियम की चर्चा करते हैं। नियम संख्या 3, तीसरा नियम है कि अव्यय शब्द अव्यय शब्द यथा, किसी भी सामासिक पद में अव्यय शब्द यथा होने पर अविभाव समास ही माना जाता है। अविभाव समास ही माना जाता है। तीसरा नियम क्या है, अव्यय, किसी भी सामासिक पद के अंतर्गत यदि यथा अव्यय शब्द जुड़ा हुआ रहता है, दोस्तों अव्यय शब्द यथा होने पर वहां पर समास कौन सा माना जाएगा, वहां पर यथा शब्द जुड़ा हुआ रहता है तो हमेशा अविभाव समास ही माना जाता है। और अविभाव समास यदि लिखा हुआ होता है तो विग्रह कार्य करते समय क्या करेंगे, इन सामासिक पदों का यदि विग्रह कार्य करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह कार्य। तो विग्रह कार्य करते समय वही शर्त है, पहला पद प्रधान है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूल पद को लिखेंगे। क्या, सबसे पहले मूल पद को लिख देंगे और मूल पद को लिखने के बाद में यथा जो अव्यय शब्द है इसका अर्थ होता है के अनुसार। इसमें समास विग्रह दो तरीके से किया जाएगा, जिसमें पहला तरीका है कि विग्रह कार्य करते समय सबसे पहले मूल पद को लिखेंगे और मूल पद के बाद में अव्यय शब्द यथा का जो अर्थ निकलता है वो के अनुसार निकलता है तो के अनुसार लिख देंगे। लेकिन एक दो पद ऐसे मिलेंगे जिसके अंतर्गत के अनुसार नहीं लिखा जाएगा, तो नहीं लिखा जाता है तो वहां पर दूसरा तरीका क्या करेंगे, मूल शब्द के पहले जैसा या जैसी शब्द जोड़ दिया जाता है। मूल शब्द के पहले क्या कर दिया जाता है, जैसा या जैसी शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण पढ़ते हैं, सामासिक पद यथा कर्म, मूल शब्द कर्म है, यथा कर्म, यथा गति, यथा शक्ति, यथा समय, यथार्थ, यथा इच्छा, यथोचित, ठीक है, यथोचित। सभी में सबसे पहले यथा ही लिखा हुआ है और यथा उपसर्ग, यथा अव्यय शब्द जहां पर लिखा हुआ होता है वहां पर हमेशा ही अविभाव समास माना जाता है। इसके अलावा मैं लिखता हूं यथा स्थान, यथा स्थान,
यथासंख्य, यथास्थान, यथासंख्य, यथा योग्य, या फिर मैं लिखता हूं यथा संभव, यथा संभव। ठीक है, तो यथा का अर्थ है के अनुसार, तो मूल पद इसमें कर्म है, क्या हो जाएगा, समास विग्रह होगा। कर्म के अनुसार, यथा गति, तो गति के अनुसार, गति के अनुसार, यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथा समय, मूल शब्द समय तो क्या हो जाएगा, समय के अनुसार, यथार्थ अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार, यथा इच्छा, अब इसका इच्छा के अनुसार, या जैसी है इच्छा हो जाएगा, मूल शब्द के पहले जैसा या जैसी, जैसी है इच्छा। अभी यथोचित है तो उचित के अनुसार नहीं होगा, तो जैसा है उचित, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, जैसा है उचित। यथा स्थान, स्थान के अनुसार, या जैसा है स्थान, स्थान के अनुसार हो जाएगा। यथा संख्य, मूल शब्द संख्या है, संख्या के अनुसार, या फिर यथा योग्य, इसमें मूल शब्द योग्यता है, योग्यता के अनुसार, यथा संभव, जैसा है संभव, जैसा है संभव, जैसा है संभव। तो एक और नियम, तीसरा नियम कहता है कि अव्यय शब्द यथा लिखा हुआ रहता है, अविभाव समास माना जाता है। विग्रह कार्य दो तरीके से किया जा सकता है, सबसे पहले मूल पद को लिखेंगे और यथा का अर्थ के अनुसार है तो उसके आगे जोड़ देंगे, या क्या करेंगे, जिन्हें यथा शब्द लिखा हुआ है, सामासिक पद बना हुआ है, वहां पर के अनुसार नहीं लिखा जाता है, तो दोस्तों मूल शब्द के पहले क्या कर देंगे, मूल शब्द के पहले जैसा या फिर जैसी शब्द जोड़ दिया जाता है। तो ये तीसरा जो नियम है ये भी आपको आसानी के साथ में समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं नियम संख्या 4। नियम संख्या 4, चौथा नियम। चौथा नियम कहता है कि प्रति उपसर्ग किसी भी सामासिक पद में यदि प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ रहता है तो अविभाव समास माना जाता है। प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ रहता है अविभाव समास माना जाता है।
विग्रह कार्य करेंगे तो मूल शब्द या फिर मूल पद, मूल जो पद होता है उसको 2 बार लिख देंगे। मूल पद को क्या कर देंगे, समास विग्रह करते समय मूल पद को या तो 2 बार लिख देंगे, और 2 बार नहीं लिख देते हैं तब मूल शब्द के पहले, ये मूल शब्द है और इस मूल शब्द के पहले क्या कर देंगे, हर शब्द जोड़ देंगे। 2 प्रकार से कर सकते हैं। प्रति उपसर्ग से बने हुए सामासिक पदों में अविभाव समास माना जाता है। विग्रह कार्य 2 प्रकार से कर सकते हैं। मूल पद लिखकर विग्रह करते समय मूल पद को या तो 2 बार लिख देंगे, और 2 बार नहीं लिखेंगे तो मूल पद के पहले क्या करेंगे, मूल पद के पहले हर शब्द जोड़ देंगे। या तो मूल पद को 2 बार लिख देंगे या फिर मूल पद के पहले हर शब्द जोड़ देंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिमाह, प्रत्यंग, प्रत्यंग, प्रत्याशा, प्रत्यारोप, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिघात, प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया। बहुत सारे शब्द हमें पढ़ने को मिलता है, जैसे प्रतिदिन है, प्रतिवर्ष है, प्रतिमाह है, प्रतिक्षण है, प्रतिपल है, प्रत्येक, प्रत्येक है। तो प्रति उपसर्ग होने पर हमेशा ही कौन सा समास माना जाता है, अविभाव समास ही माना जाता है। तो यहां पर हमने पढ़ा है कि या तो मूल शब्द को 2 बार लिख देंगे, और 2 बार नहीं लिखेंगे तो मूल शब्द के पहले क्या कर देंगे, हर शब्द जोड़ देंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन को क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे तो दिन दिन लिख देंगे, और दिन दिन नहीं लिखेंगे तो मूल शब्द के पहले हर जोड़ देंगे। समास विग्रह क्या हो जाएगा, फिर हर दिन हो जाएगा। दिन दिन या फिर हर दिन। प्रतिवर्ष, या तो वर्ष वर्ष जोड़ देंगे, 2 बार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ष वर्ष, या फिर हर वर्ष। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रतिपल, पल पल या फिर हर पल, प्रतिमाह, माह माह, या फिर हर माह। अब देखो, प्रत्यंग में प्रति उपसर्ग है, प्रत्यंग प्रति प्लस अंग, तो या तो हर अंग लिख देंगे या फिर अंग अंग लिख देंगे। प्रति प्लस अंग क्या हो जाएगा, हर अंग। प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग, प्रति प्लस आशा,
प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा। तो हर आशा या आशा के बदले आशा, आशा के बदले आशा, आशा के बदले आशा। प्रत्यारोप, प्रति प्लस आरोप, तो आरोप के बदले क्या हो जाएगा, आरोप हो जाएगा। आरोप के बदले आरोप। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में भी प्रति उपसर्ग है। उत्तर, तो क्या हो जाएगा समास विग्रह, उत्तर के बदले उत्तर। प्रतिघात, घात के बदले घात हो जाएगा। प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, बिंब, परछाई। बिंब के समकक्ष बिंब। प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रेरित, क्रिया से प्रेरित क्रिया। क्रिया से प्रेरित क्रिया। प्रत्यंग, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यानी हर एक, एक एक या हर एक। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है और एक मूल शब्द है, एक एक या फिर हर एक। तो प्रति उपसर्ग होने पर सदैव अविभाव समास ही माना जाता है। विग्रह कार्य करते समय मूल पद को 2 बार लिख देते हैं, और 2 बार नहीं लिख देते तो मूल पद के पहले क्या जोड़ देंगे, हर जोड़ देंगे। लेकिन यहां पर हमें एक शब्द अपवाद पढ़ने को मिलता है। अपवाद स्वरूप एक ऐसा शब्द पढ़ने को मिलता है जिसमें प्रति उपसर्ग है, प्रतिकूल शब्द पढ़ने को मिलता है। अपवाद स्वरूप एक प्रतिकूल, कूल का अर्थ होता है किनारा। तो प्रतिकूल जो शब्द है इसके अंतर्गत अविभाव समास नहीं माना जाता, क्योंकि प्रतिकूल का विग्रह कार्य करते हैं वो है कूल के है जो विपरीत। कूल किसको कहते हैं, किनारे को। कूल के हैं जो विपरीत, इसका तीसरा निकल के आता है अर्थ है नियम विरुद्ध। नियम विरुद्ध, नियम विरुद्ध तीसरा अर्थ निकल के आता है। तो दोस्तों प्रतिकूल शब्द के अंतर्गत जो समास माना जाता है वो बहुवीरी समास माना जाता है। कौन सा समास माना जाता है, बहुवीरी समास माना जाता है। तो प्रति उपसर्ग होने पर हमेशा ही कौन सा समास, अविभाव समास। लेकिन एक शब्द याद रखना है, प्रतिकूल। प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास माना जाएगा, प्रतिकूल में हमेशा बहुवीरी समास ही माना जाएगा। ठीक है।
एक और नियम की चर्चा करते हैं। नियम संख्या 5वां। पांचवा नियम कहता है कि बा और स उपसर्ग होने पर, बा ओब्लिक स उपसर्ग होने पर अविभाव समास ही माना जाता है। उपसर्ग होने पर कौन सा समास? अविभाव समास माना जाता है। ठीक है, बा उपसर्ग, बा व स उपसर्ग होने पर अविभाव समास ही माना जाता है। और बा और स इन दोनों का अर्थ होता है के सहित। क्या अर्थ होता है? के सहित अर्थ होता है। विग्रह कार्य करेंगे तो सबसे पहले बार बार ये पढ़ते हैं कि मूल पद को लिखेंगे, और मूल पद को लिखने के बाद में क्या करेंगे? के सहित लिख देंगे। जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाकायदा, बाइज्जत, सपरिवार, सशरत, सार्थक, सपत्नी, इन्हें सामासिक पदों में बा और स उपसर्ग है। विग्रह कार्य करते समय मूल पद को लिखेंगे, और सबका अर्थ क्या होता है? के सहित, जो इनके आगे जोड़ देंगे। बाकायदा, कायदा सहित, बाइज्जत, बाइज्जत, इज्जत, इज्जत के सहित, सपरिवार, परिवार के सहित या फिर परिवार सहित, सशरत, शरत सहित, सार्थक, अर्थ के सहित, और सपत्नी, पत्नी सहित या फिर पत्नी के सहित। तो बा और स उपसर्ग होने पर भी हमेशा कौन सा समास माना जाता है? बा और स उपसर्ग होने पर भी हमेशा अविभाव समास ही माना जाता है। और अविभाव समास के अंतर्गत एक और लास्ट नियम हमने पढ़ा था कि किसी भी सामासिक पद में पुनरावृत्ति होती है। किसी भी सामासिक पद में कोई भी सामासिक पद है और इसके अंतर्गत एक पद की आवर्ती होती है, तो आवर्ती होने पर भी अविभाव समास ही माना जाता है। एक सामासिक पद में एक पद की बार बार आवर्ती होती है तो अविभाव समास ही माना जाता है। जैसे घर घर, समास विग्रह हो जाएगा घर ही घर में, घर ही घर, दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ,
यानी तुरंत, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, चला चली, चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना, बीचों बीच, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, बीचों बीच, बीच के भी बीच में। इसके अलावा कुछ सामासिक पद जैसे रात भर है, दिन भर है, ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनके अंतर्गत प्रति आगे जुड़ा हुआ रहता है, तो वहां पर भी अव्ययभाव समास ही माना जाता है। लेकिन एग्जाम के अंतर्गत मुख्य रूप से बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न इन 5 या 6 नियमों के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने नियम पढ़ा कि बे, ला, नी, निर, निस उपसर्ग होने पर भी अव्ययभाव समास माना जाता है, आ उपसर्ग होने पर भी अव्ययभाव समास माना जाता है, और आ उपसर्ग के स्थान पर यावत शब्द जोड़ देते हैं तो भी अव्ययभाव समास ही माना जाता है। इसके अलावा किसी भी सामासिक पद में यथा अव्यय शब्द जोड़ा हुआ रहता है तो भी अव्ययभाव समास ही माना जाता है। किसी भी सामासिक पद के अंतर्गत प्रति उपसर्ग होता है तो भी अव्ययभाव समास ही होता है, और बा और स उपसर्ग होने पर भी अव्ययभाव समास होता है। और एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है किसी भी सामासिक पद के अंतर्गत, तो वहां पर भी अव्ययभाव समास ही होता है। तो इस प्रकार हमने अव्ययभाव समास का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट समास की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।